अजमेर से मैं टेक्निकल एग्जाम गुरुजी एग्जाम से शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज के वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं मैं बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के उन प्रश्नों को लेकर जो एनटीपीसी ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस पटवारी, बीएसटीसी और पीटीईटी की अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो, रीट फर्स्ट ग्रेड और इसकी एसएससी का पेपर देने जा रहा हूँ, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण क्विज है, काफी महत्वपूर्ण है। आपको इनमें से कोई भी प्रश्न आते हैं तो बेझिझक आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला आपका स्क्रीन पर प्रश्न नजर आ रहा, पहला प्रश्न है कि एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन दे रखा है यूटीआई बैंक, बी ऑप्शन दे रखा है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सी ऑप्शन दे रखा है कमर्शियल बैंक और डी ऑप्शन दे रखा है एक्सिम बैंक। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है, यानी 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन के बराबर होता है। 8.6 न्यूटन, बी ऑप्शन दे रखा है 9.2 न्यूटन, सी ऑप्शन है 9.6 न्यूटन और डी ऑप्शन है 9.8 न्यूटन। तो आपको पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न है, अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर आते हैं तो आप बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पहले प्रश्न को अगर आप एनालाइज करते हो तो पहला प्रश्न है एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है। एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन दे रखा है यूटीआई बैंक, दूसरा दे रखा है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सी जो ऑप्शन दे रखा वह है कमर्शियल बैंक और डी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास में एक्सिम बैंक। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो दूसरा प्रश्न दे रखा है 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है। 8.6 न्यूटन, बी ऑप्शन दे रखा है 9.2 न्यूटन, सी ऑप्शन दे रखा है 9.6 न्यूटन और डी ऑप्शन दे रखा है 9.8 न्यूटन। तो चलिए मित्रों, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्न की। हमारा प्रश्न दे रखा है एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है। तो एक्सिस बैंक का जो पुराना नाम है वो ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यूटीआई बैंक। हाँ, एक्सिस बैंक का जो पुराना नाम है वह है यूटीआई बैंक। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दे रखा है 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। आ गया समझ में। बिल्कुल, यहाँ पर अगला जो प्रश्न नजर आ रहा है, प्रश्न संख्या हम 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। ऑप्शन दे रखा है पेशावर, बी ऑप्शन दे रखा है कराची, सी ऑप्शन दे रखा है लाहौर और डी ऑप्शन दे रखा है मुल्तान। इसी प्रकार चौथा प्रश्न दे रखा है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। ऑप्शन दे रखा है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बी ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन दे रखा है सुभाष चंद्र बोस। देखिए साथियों, यहाँ पर आपको तीसरा प्रश्न नजर आ रहा है और अगर आप थोड़ा नीचे जाते हो तो चौथा प्रश्न नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको तीसरा और चौथा प्रश्न, इनमें से अगर आंसर आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं तो दे रखा है 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। ऑप्शन दे रखा है पेशावर, बी ऑप्शन दे रखा है कराची, सी ऑप्शन दे रखा है लाहौर, डी ऑप्शन दे रखा है मुल्तान। इसी प्रकार चौथा जो प्रश्न है वे दे रखा है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। ऑप्शन दे रखा है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बी ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन दे रखा है सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों, हम यहाँ पर दोनों प्रश्नों के आंसर आपके सामने बता रहे हैं। यहाँ दे रखा है कि 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। तो 1959 तक जो पाकिस्तान की राजधानी थी वे कराची थी, यानी हमें बी ऑप्शन पे राइट करना पड़ेगा। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। तो 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। चौथा प्रश्न दे रखा इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन थे। तो इंडिया मीन्स फ्रीडम के जो लेखक थे, हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बिल्कुल दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है चौथा प्रश्न, कि मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहाँ अबुल कलाम आजाद विशेष कर ध्यान रखें जी।
इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। बिल्कुल, यहाँ पर दोस्तों प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 आपको नजर आ रहा है। पांचवा प्रश्न दे रखा है कि दीर्घ जवार भाटा किस दिन उठता है? दीर्घ जवार भाटा किस दिन उठता है? ऑप्शन दे रखा अमावस्या के दिन, बी ऑप्शन दे रखा है पूर्णिमा के दिन, सी ऑप्शन दे रखा है सूर्य ग्रहण के दिन, और डी ऑप्शन दे रखा है चंद्र ग्रहण के दिन। इसी प्रकार छठा प्रश्न दे रखा है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2000 ईस्वी, 2003 ईस्वी, 2005 ईस्वी और 2008 ईस्वी। तो साथियों इन दोनों प्रश्नों के आप जल्दी से कॉपी कर लो, और आप इनके अगर आंसर कमेंट कर सके बेझिझक जरूर कमेंट करें। हालांकि पांचवा प्रश्न आपको बहुत ही स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्लियर आपको फैक्ट नजर आ रहा है। दीर्घ जवार भाटा किस दिन उठता है? अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। छठा प्रश्न दे रखा है सूचना का अधिकार अधिनियम कौन से वर्ष पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम कौन से वर्ष पारित किया गया था? तो मित्रों यहाँ पर अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की बात कर लेते हैं। तो पांचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पांचवा प्रश्न दे रखा है दीर्घ जवार भाटा किस दिन उठता है? तो दीर्घ जवार भाटा पूर्णिमा के दिन उठता है। कब उठता है? पूर्णिमा के दिन उठता है। विशेष कर ध्यान रखें सूचना का अधिकार अधिनियम कौन से वर्ष पारित किया गया था? हमें 2005 को राइट करना पड़ेगा। बिल्कुल, सूचना का अधिकार अधिनियम कौन से वर्ष पारित किया गया था? तो 2005 को हमें विशेष कर राइट करना होगा। तो दीर्घ जवार भाटा किस दिन उठता है? दीर्घ जवार भाटा पूर्णिमा के दिन उठता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कौन से वर्ष पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। सभी को आ गया समझ में? जल्दी से आप इसकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। हाँ भैया, अब आपके सामने प्रश्न संख्या 7 स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सातवां प्रश्न दे रखा है माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखा है एपीजे अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन दे रखा है विनोबा भावे, डी ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी जी। बिल्कुल, इसी प्रकार आठवां प्रश्न दे रखा है कि मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में पहली गोली कहां पर चलाई थी? मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में पहली गोली कहां पर चलाई थी? ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। ऑप्शन दे रखा है मेरठ में, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बैरकपुर, सी ऑप्शन दे रखा है इलाहाबाद और डी ऑप्शन दे रखा है लखनऊ। तो चलिए साथियों हम इस प्रश्न को देखते हैं और आपके सामने बिल्कुल मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आपके ऑप्शन भी चेक कर लेता हूं और उसके बाद बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर कवर कराऊंगा। तो साथियों जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बिल्कुल आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। सातवां प्रश्न दे रखा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन पे सीधा सीधा राइट करना होगा। बिल्कुल महात्मा गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के जो लेखक है महात्मा गांधी हैं। इसी प्रकार यहाँ दे रखा है कि मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में पहली गोली कहां पर चलाई थी? तो मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में जो पहली गोली चलाई थी वो चलाई थी बैरकपुर में। कहां पर चलाई थी? बैरकपुर। तो मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में पहली गोली कहां पर चलाई? हमें यहाँ पर राइट करना पड़ेगा बी ऑप्शन को। बिल्कुल बैरकपुर के अंदर मंगल पांडे ने 1857 क्रांति में पहली गोली चलाई थी। हाँ साथियों अगला जो प्रश्न नजर आ रहा है, नवा प्रश्न दे रखा है फ़ारेनहाइट में सेल्सियस का तापमान कहां पर बराबर होता है? तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा 4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर और -40 डिग्री सेल्सियस पर। इसी प्रकार आपको दे रखा है 10वां प्रश्न कि ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन दे रखा पाउंड, बी ऑप्शन दे रखा कयात, सी ऑप्शन दे रखा है यूरो, डी ऑप्शन दे रखा डॉलर। तो बिल्कुल आपको एक सही चयन करना पड़ेगा। तो चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 की।
प्रश्न संख्या 9 दे रखा फ़ारेनहाइट में सेल्सियस का तापमान कहाँ पर बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, -40 डिग्री सेल्सियस। हाँ दोस्तों, -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान इक्वल रहता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न दे रखा ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है, पाउंड, क्यात, यूरो और डॉलर। तो हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यूरो। ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है, अगर ये प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यूरो को। तो बिल्कुल विशेषकर ध्यान रखिए, आपको प्रश्न का जो लैंग्वेज है वो है फ़ारेनहाइट में सेल्सियस का तापमान कहाँ पर बराबर होता है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस पे बराबर होता है। अगला प्रश्न दे रखा है ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है। तो ऑस्ट्रिया की जो मुद्रा है वे यूरो है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या हम 11 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 दे रखा है सहारा का रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन दे रखा एशिया, बी ऑप्शन दे रखा यूरोप, सी ऑप्शन दे रखा अमेरिका और डी ऑप्शन दे रखा उत्तरी अमेरिका। तो साथियों बिल्कुल आपको सही जवाब करना होगा। इसी प्रकार 12वां प्रश्न दे रखा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है विज्ञान के क्षेत्र में, बी ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में, सी ऑप्शन है चिकित्सा के क्षेत्र में और डी ऑप्शन है शांति के क्षेत्र में। तो आप बेझिझक इन प्रश्नों के कमेंट कर दीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आप इनका कमेंट करें भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। सहारा का रेगिस्तान किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो सहारा का जो रेगिस्तान है वे उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। सहारा का जो रेगिस्तान है, बिल्कुल आप ध्यान रखें, थार का जो रेगिस्तान है हमारे राजस्थान में और एशिया महाद्वीप में आ जाता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं, अगर प्रश्न आ जाता है सहारा का रेगिस्तान, तो हमें राइट करना पड़ेगा उत्तरी अफ्रीका को। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, विज्ञान के क्षेत्र में। आ गया सभी को समझ में। इसी प्रकार अगला जो मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, प्रश्न संख्या 13 और 14 काफी महत्वपूर्ण है। आप प्रश्नों को देखते जाइए और अगर आपको प्रश्नों के आंसर आते तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। 13 प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है। 13वां जो प्रश्न हमारे सीट में दे रखा है वे दे रखा है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। हाँ बिल्कुल आपको ऑप्शन मिलेंगे भैया, पुराणों की संख्या कितनी है। सीट में जो ऑप्शन दे रखा है वे लिख रहा हूं, 18, 22, 26, 28। 18, 22, 26 और 28। बिल्कुल पुराणों की संख्या कितनी है, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार 14वां जो प्रश्न दे रखा है वे दे रखा है सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक कौन था। सिंचाई पर कर लगाने वाला, सिंचाई पर कर लगाने वाला पहला शासक कौन था। पहला शासक था, बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन दे रखा है आपके सामने भैया अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन की तरफ अगर अपन राउंड करते हैं तो बी ऑप्शन सीट में दे रखा है फिरोज तुगलक, मैंने लिख दिया है फिरोज तुगलक। सी ऑप्शन दे रखा है बलबन, सी ऑप्शन आपको दे रखा है बलबन। और हम राइट करते हैं डी ऑप्शन की तरफ, तो डी ऑप्शन दे रखा है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल हाँ जी, सबसे पहले आप इनका कमेंट कर दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीधा आप पर आंसर आपको कमेंट करना होगा। 18वां, 13वां और 14 प्रश्न बिल्कुल आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए साथियों हम बात करते हैं पुराणों की संख्या कितनी है। अगर हमारे पास ये प्रश्न आता है पुराणों की संख्या कितनी है, तो आपको यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। पुराणों की जो संख्या है वे 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। सिंचाई पर कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक कौन था। सिंचाई पर कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक था फिरोज तुगलक। तो हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यानी सिंचाई पर कर लगाने वाला पहला तुगलक शासक, जो सिंचाई पर कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक कौन था। तो हमें फिरोज तुगलक को राइट करना पड़ेगा।
हाँ जी, अगला प्रश्न है 15 प्रश्न है, अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया था? कब समाप्त किया था? अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन दे रखा है 1556। पहले ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो 1556। हम अगर यहां से राउंड करते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ तो दूसरा ऑप्शन आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन दे रखा 1556, 1560, 1556, 1560, 1564 और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आप बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। 16वां प्रश्न मैं आपको स्क्रीन पे लिख रहा हूं। 16वां प्रश्न दे रखा है, भारत में कलेक्टर का पद कब सृजित किया गया था? भारत में कलेक्टर का पद कब सृजित किया गया था? कब सृजित किया गया था? भारत के अंदर कलेक्टर का पद कब सृजित किया गया था? ऑप्शन दे रखा है आपको 1713, 1734, 1713, 1734, सी ऑप्शन दे रखा है 1770 और डी ऑप्शन दे रखा है 1772। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 और 16 प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं तो काफी 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 महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जी। दोस्तों जिस प्रकार 15 प्रश्न है, हमारा 15 प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर अपन 15 प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ दे रखा अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया था? तो अकबर के द्वारा जजिया कर को 1564 में समाप्त किया गया था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद कब सृजित किया गया था? तो भारत के अंदर कलेक्टर का पद जो सृजित किया गया था 1772 में सृजित किया गया था। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। आगे सभी को समझ में, जल्दी से आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा।